सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन जारी किया है। फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए 31 मई को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला से चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर पूछताछ की जाएगी। हालांकि एजेंसी ने अभी ये वाज़ेह नहीं किया है कि किस मामले में एनसी सदर से पूछताछ की जाएगी। वाज़ेह इससे कबल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में ईडी फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने अमरीन के कत्ल में मुलव्विस मिलिटेंटों को हलाक करने की बात कही है। अमरीन के अहल खाना का ताहम कहना है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि उसे किसने मारा था। अमरीन के वालिद का लगातार यही कहना था कि इंतजामिया की जानिब से उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि अमरीन ने की उनका घर चला दी थी, इसलिए अब उन्हें माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। इस हमले में फरहान नामी 10 साला बच्चा भी जख्मी हुआ था। फरहान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है फरहान। फरहान, किस तरह ये वाक़ा हुआ? क्या मतलब आपने कितने बंदे देखे? मुझे पहले दुकान पर जाना था। मुझे आपने दादू ने दिया 50 रुपये, बोला 20 में आपने ले लाना और 20 में 4 बिस्किट लाना और 10 वापस लाना। मैं जब निकला वहाँ से दो लड़के आए। एक तो उनका सड़क पे वो वही था, 2 हमारे घर आए, वो यहाँ पर थे। उन्होंने बोला अपनी मौसी को बुलाओ। मैं जब अंदर गया मैंने मौसी को बुलाया। वो पहले तो दरवाजे पे थी। पहले तो उन्होंने उसे शक नहीं किया। पहले बोला उनको बड़गाम में शूटिंग है, आप आ सकती हो। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ। वो आगे आई। उन्होंने बोला, मेरी मौसी ने बोला उनको आप कौन हो। उन्होंने उसी समय गन निकाला। उन्होंने पहले तो एक फायर किया यहाँ पर उनको, फिर वो अंदर भागी, फिर वहाँ से किया दूसरा फायर, वो दरवाजे से टकरा गई, फिर वो नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से आया है। आप कहाँ पर थे उस टाइम? कहाँ पर थे आप? मैं वहाँ पर था। ठीक, तो आपने देखा, वो चेहरा देखा, वो कौन बंदे थे वो? नहीं, मुझे अभी याद नहीं है आपको? मुझे बताइए, जो पुलिस ने दावा किया उन्होंने दोनों उन मिलिटेंटों को मारा है, आपको लगता है यही वो दोनों थे? मुझे कहाँ मारा? ये ऊँची पोरा में मारा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। हमको क्या पता है वही लोग है, कौन है, क्या है, हमको क्या पता है। आपने उस वक्त किसी का चेहरा देखा था शाम को? मैं कमरे में, यही बच्चा आया, मैं कमरे में तो आयों को मारा। मुझे कहाँ मेरे यहाँ कमरे में, मेरी आँखें भी ख़त्म हो गई इसकी। मेरे सामने मारा, जो सब फायर मारा मेरे सामने, मेरे कमरे में, इसी कमरे में इस वक्त ने दूसरा फायर लगाया। जिस तरह बच्चा बोल रहा था, अभी 3 बंदे थे, एक बाहर वेट कर रहा था। सड़क पर बैठा स्कूटर पर, 2 अंदर यहाँ मेरे घर आया, एक पीछे रहा, एक यहाँ रहा। अच्छा, कल आप जब हमारे साथ बात कर रहे थे, आपने तब बोला था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया आपके पास? आप तक कोई खाली एसपी साहब रात 4 बजे आया और एसओसी साहब बड़गांव एक चाडोरा आया, बस इसके बाद कोई नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं अभी सरकार से? सरकार से चाहते हैं, मेरा बेटा भी यही, बेटी भी है, कुछ मुआवजा? हाँ, मुआवजा देना जरूरी। मैं पत्थर पड़ गया, ज़मीन पर पड़ गया। मैं इंसाफ मांगूंगा बस, नहीं। इनके वालिद हैं अमरीन के, वो सरकार से अब मुआवजे की अपील कर रहे हैं ताकि उनको कुछ मदद हो सके। हालांकि उनका ये भी कहना है, जिस तरह से इन्होंने लगातार कर भी बात की थी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई इनके पास नहीं आया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए खुशरू बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने बड़गाम जाकर अमरीन के अहल खाना के साथ ताज़ियत पेश की, उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल ख़राब हो रही है, हर रोज़ बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तूं है। उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोंस की पॉलिसी है,
उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज़ बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज़ कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। एक बच्ची थी, अपने रोजगार का इंतजाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि रोजगार के लिए घर से निकलना, मेहनत करना, और ऐसे में कोई मारा जाता है तो हमारे में तो कहते हैं वो शहीद है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। ये बड़ी खबर है हिजाब तनाज़े को लेकर के। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें, बेंगलुरु में हिजाब पर एक बार फिर तनाज़ा शुरू हो चुका है। संघ परिवार की तंजीम ABVP पर तनाज़ा पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हिजाब की हिमायत में खड़े तुलबा ने सबूत जारी किए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जाफरानी शॉल पहनकर आने की अपील की जा रही है। आज एक छोटा सा टीजर है, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर होगा। इस तरह की मैसेज व्हाट्सएप पर भेजी गई हैं। आपको बता दें पूरा मामला कर्नाटक का है, जहां पर पहले भी उडुपी में हिजाब पर तनाज़ा हुआ था, लेकिन अब जो है बेंगलुरु में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हो गया है। संघ परिवार की तंजीम ABVP, जो कि स्टूडेंट तंजीम है, ABVP पर तनाज़ा पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हिजाब की हिमायत में खड़े तुलबा ने सबूत जारी किए हैं। कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, पूरा मामला क्या है, तफसीलात बताएं। जी देखिए, मंगलूर, साहिली शहर मंगलूर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो हंगामा कल देखने को मिला था, एहतजाज यहाँ पर देखने को मिला था, आज जो है हिजाब की हिमायत कर रहे तलबा ने जो है सबूत जारी किए हैं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ABVP की जानिब से एक अपील की गई थी तमाम तलबा जो हैं, जो हिजाब के लिए जो पहनकर लड़कियां आ रही हैं, उनकी मुखालिफत के लिए केसरी शाल, जाफरानी शाल पहनकर कॉलेज कैंपस आए। तो इसके सिलसिले में जो है व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं आज जारी किए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है हिजाब की हिमायत करने वाले तलबा ने कि एक साजिश के तहत जो है हंगामा बर्पा करने की कॉलेज कैंपस में कोशिश की गई है। तो आज ये पूरा मामला जो है इस सिलसिले में जो है आज शाम में एक अहम मीटिंग होने वाली है। और इस जैसा कि ABVP का ये मुतालिबा है कि हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है उस पर अमल किया जाए, उस पर जो है कॉलेज इंतजामिया उस हुक्मनामे को नाफिज करे। लेकिन हिजाब के लिए जो तालिबात हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनका कहना है कि जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तब उन्होंने इस सिलसिले में बात की थी कि वो हिजाब के साथ क्लासेस में आएंगी, लेकिन अब क्यों उन्हें रोका जा रहा है, ये बात वो तालिबात कह रही हैं। जबकि हाईकोर्ट का हुक्मनामा ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है, उस पर अमल होना चाहिए, ये बात हाईकोर्ट के हुक्मनामे में कही गई है। तो बहरहाल इस मामले पर आज शाम में एक अहम मीटिंग मुनक़द है। बिल्कुल, जहां पर अब कहीं ना कहीं माहौल जो है शांत हो रहा था उसको फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चीनी शहरियों को वीज़ा दिलाने के इल्ज़ाम का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम से CBI आज भी पूछताछ कर रही है। कार्ति ने उन पर लगे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। कार्ति का दावा है कि उन्होंने एक भी चीनी शहरी को वीज़ा नहीं दिलाया है। ख्याल रहे कि CBI ने कार्ति चिदंबरम से आज भी पूछताछ करेगी। इसी बीच कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को CBI की पूछताछ के बारे में खत लिखते हुए मरकजी जांच एजेंसी की कार्रवाई को पार्लिमानी इस्तेहकाक की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। कार्ति के मुताबिक उनके पार्लिमानी कमेटी के कागजात जो IST कमेटी से मुतल्लिक हैं, तलाशी और जब्ती के दौरान लिए गए हैं और किसी को ये खुफिया कागजात लेने का हक नहीं है।
Lok Sabha Speaker, that there has been a gross breach of parliamentary privilege. My parliamentary committee papers, which pertain to the Information Technology Committee, have been taken during the search and seizure, and they've been taken by the state. This is a complete breach of privilege. These are notes which I have made about the witnesses who deposed before us, and the questions I wanted to ask. These are confidential parliamentary documents which nobody has a right to take, and they have taken it, and I have written to the Speaker complaining about that. मध्य प्रदेश में बल्दिया और पंचायत इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। बल्दिया और पंचायत की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब वोटर लिस्ट में नाम काटने के मामले को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके उसे दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के मामले में बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात को लेकर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सूबे में सरकार बीजेपी की है और वोटर लिस्ट से नाम काटने का बहाना बनाकर बीजेपी एक बार फिर इंतखाबात से भागना चाहती है। अभी हमने निर्वाचन आयुक्त महोदय से मुलाकात की है। नगरीय निकाय की जो सूचियां प्रकाशित हुई हैं अभी, उनमें भारी विसंगतियां हैं। 5-5, 6-6 हज़ार नाम एक विधानसभा में काटे गए हैं। उसका मैंने बूथ वाइज भी उदाहरण हमने दिया है उनको, और काटने का पूछने पर कोई आधार नहीं बताया जा रहा है। कई बार कह रहे हैं वो कंप्यूटर में कट गए हैं, तो आखिर नाम अगर कटे हैं तो उसका आधार बताना ये नियम भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। क्रूज ड्रग्स का ये मामला है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। क्रूज ड्रग्स मामले के हवाले से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गया है। एनसीबी के तफ्तीश में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। काफ़ी लंबे अरसे तक इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश जारी रही। हमारे नुमाइंदे अमित राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आखिरकार आर्यन खान को क्लीन चिट मिल ही गई है, बड़ी राहत आर्यन खान के लिए। एक निश्चित तौर पे एनसीबी के अधिकारी जो है कोलिसा ड्रग्स मामले की चार्जशीट लेकर कोर्ट में आए थे, और इस चार्जशीट को कोर्ट रजिस्ट्री में सबमिट करने की बात कही गई थी। इस चार्जशीट को रजिस्ट्री वेरीफाई करेगी और फिर उस चार्जशीट कोर्ट पे जज के सामने जो है पेश किया जाएगा। इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं, जिसमें 18 आरोपी जमात पर और 2 आरोपी अभी जेल में कैद हैं। जो 2 आरोपी जेल के अंदर हैं उनके नाम अब्दुल शेख और चिनेटू इब्बे हैं। खबर जो भी निकल कर सामने आ रही, आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई। अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी का बयान सामने नहीं आ रहा है। हम लगातार एनसीबी अधिकारियों के संपर्क में हैं और उनसे लगातार जानने की कोशिश करें, लेकिन कोई अभी इस मामले में कुछ कह नहीं पा रहा है। तो ये कहना अभी जल्दबाजी है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आता, तब तक शायद ये जल्दबाजी होगा कहना। जी, तो अभी तक ये पूरी तरह से कहना कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है, कंप्लीट राहत मिली है, नहीं, ये जल्दबाजी होगा। बेहद शुक्रिया अमित आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो मुल्क के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में ड्रोन फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने यहाँ ड्रोन नुमाइश देखी और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि पहले टेक्नोलॉजी का खौफ दिखाया जाता था, लेकिन हमने इसे आवाम तक पहुँचाने का काम किया है। पीएम ने कहा कि आज हिंदुस्तान एक स्टार्टअप पावर के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है।
ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। राज्यसभा इंतखाबात से पहले राजस्थान कांग्रेस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। बेगू एमएलए राजेंद्र बेधूड़ी के इल्जामात और यूथ कांग्रेस के रियासी सदर गणेश गोघर के इस्तीफे को लेकर पार्टी पहले ही मुश्किल में थी। रियासी वजीर खेल अशोक चंदना ने इस्तीफा पेश करने की पेशकश की है, जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई है। अशोक चंदना ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर वज़राला के सेक्रेटरी पर उनके कामों में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके तमाम महकमों का चार्ज सीएम के सेक्रेटरी कुलदीप को ही सौंप दिया जाए। चंदना के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई है। ओपोजिशन बीजेपी भी तंज कर रही है। वहीं अशोक चंदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया हथियार मिल गया है। बीजेपी इसे 2023 का रुझान करार दे रही है। आज ऐसी परिस्थिति है कि एक मंत्री को ये कहना पड़ा कि मुझे इस जलालत वाले पद से और मुक्ति दिलाएं, तो इतनी बड़ी बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है। पर दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता के कि उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो पिछले 3 वर्षों में अंतर्कलह, अंतर्विरोध या आपसी झगड़े के अलावा न गवर्नेंस है, न कानून व्यवस्था है, न किसी तरीके का विकास है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता को उसी तरीके से ठगा गया जैसे किसानों और बेरोजगारों को ठगा गया। देखिए, अशोक गहलोत ये दूसरी ऐसी सरकार है इनकी तीसरे कार्यकाल के बाद में कि जब ये अल्पमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर भी वो भरोसा खो चुके हैं। तीसरी बात यह है कि उनको अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे भरोसा कम है, ब्यूरोक्रेसी पे भी ज़्यादा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट मैंने देखा जिसमें वो कहते हैं कि उनके सहयोगी मंत्री अशोक चांदना के बयान पर कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, उन पर काम का अत्यधिक भार है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी। कहाँ से चालू हो, कहाँ ख़त्म हो, ये अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में रहता है। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, इस कुनबे को बांधने में उनके अब तक के 42 माह गुजर गए, और इसी प्रकार ये महीने दर महीने गुजरते चले जाएंगे। कांग्रेस का ये जहाज, ये बैड परफॉर्मेंस कर रही सरकार, इससे निजात जनता को मिलेगी जब मिलेगी। मैंने इस प्रकार की आपाधापी का वातावरण आज तक नहीं देखा। राजस्थान में 2023 के होने वाले चुनाव के रुझान अब आना शुरू हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष गणेश गोघरा और अब अशोक चांदना के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और सारा का सारा चार्ज कुलदीप राठौर जी को दे दिया जाए। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि हमारी 2023 के अंदर गिनी चुनी सीटें आने की संभावना है, और अब प्लान का दौर शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद में रुझान और तेजी से आपको दिखाई देंगे।
बीजेपी के राज्यसभा एमपी केलाल मीणा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मंत्री अशोक चांदना के बयान से एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा। सर, क्या कारण मानते हैं आप कि लगातार मंत्री विधायक इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, और क्या ब्यूरोक्रेसी राजस्थान में इतनी हावी हो गई है कि ये कह रहे हैं कि जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दे मुख्यमंत्री और सारा चार्ज एक मात्र अधिकारी को सौंप दिया जाए? देखो, राजस्थान में कांग्रेस का राज है। गहलोत साहब मैं राज्य में गिने एमएलए, कई मंत्री समय समय पर अपना असंतोष प्रकट कर चुके हैं, और आपने देखा कि चाहे वो विदुड़ी हो, राजेंद्र विदुड़ी, चाहे वो अपना अशोक चांदना जी हो, चाहे विश्वेंद्र जी हो, और कुछ दिन पहले गणेश घोगरा ने भी धरना ही दे दिया था। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सिलेक्टिवली कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है। ऐसे विधायक भी बहुत सारे हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहते हैं वो अफसर लगता है, चाहे जब हटा देते हैं, और इसके कारण निरंकुशता बढ़ी है। केवल कंट्रोल है तो उन सिलेक्टिव विधायकों का है जिनके मन माफिक अधिकारी लगते हैं। भारी भ्रष्टाचार फैल रहा है, और ऐसे लोग भी अशोक चांदना जैसे, राजेंद्र गुढ़ा जैसे, जो ऐसा लगता है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा तंग किया जा रहा है, और इस कारण ये स्थिति बनी है कि ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं में टकराट की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण राज्य में असंतोष का माहौल है, तनाव का माहौल है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम भी है, और कुछ एमएलए बेलगाम भी हैं, और कुछ चुनिंदा एमएलए और मंत्रियों पर मुख्यमंत्री जी नियंत्रण कर रहे हैं, और नियंत्रण के कारण वो परेशानी में है। उनको अधिकारी काम नहीं करने दे रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सिलेक्टिवली कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। प्रतिपक्ष हिंदुस्तान के नाम इस बार बुकर प्राइज सामने आया है। हिंदी जबान की किताब को बुकर प्राइज इस साल मिला है। आपको बता दें, हिंदुस्तानी मुसन्निफा गीतांजलि श्री के नावल टूम्ब ऑफ सैंड ने मशहूर बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज जीत लिया है। ये नावल हिंदी में रेत की समाधि के नाम से शाया हुआ था, जिसका अमरीकी मुतरजम डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया और उसे टूम्ब ऑफ सैंड का नाम दिया। ये दुनिया की उन 13 किताबों में से एक बन गई है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वाज़ेह रहे, ये अवार्ड जीतने वाली हिंदी ज़बान की पहली किताब है। गीतांजलि श्री को जुमेरात को लंदन में इस किताब के लिए अवार्ड मिला। गीतांजलि श्री को 5,000 पाउंड की इनामी रकम मिली, जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ बांटेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने की अमरीकी कोशिशों को जुमेरात को बड़ा धक्का लगा है। चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों के मुसव्वदे पर वेटो का इस्तेमाल किया है। शुमाली कोरिया ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जिसे जौहरी हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।